हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट बे स्टडी पर, जहां पर हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत सटीक रणनीति के साथ करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम ड्राइंग की क्लास है उसका एक प्रॉपर वे में तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी को लेकर के हम इस जो चौथा लेक्चर है उसको देखेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। चौथे लेक्चर में हम जानेंगे, जो आज का इसका टॉपिक रहेगा क्लास का, वो लेटरिंग नंबरिंग इसके ऊपर रहेगा। हम लेटरिंग एंड नंबरिंग को जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसके बाद हम जानेंगे कि जो एरो हेड हैं, एरो हेड के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से उसको इंडिकेट करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस, जैसे कि BHEL को लेकर हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो BHEL के अकॉर्डिंग सिलेबस में डायमेंशनिंग का सिस्टम को भी लेकर के उन्होंने जिक्र करा है। तो हम डायमेंशनिंग के सिस्टम को देखेंगे कि कितने टाइप से हम डायमेंशनिंग करते हैं, क्या क्या डायमेंशनिंग के सिस्टम होते हैं। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कि लेटरिंग एंड नंबरिंग, तो लेटरिंग एंड नंबरिंग को किस टाइप से करते हैं, जो लेटरिंग के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम ABCD के लेटर हैं उनको लिखना है, तो उनको कितने टाइप से लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टाइल ऑफ लेटरिंग। मैनी स्टाइल ऑफ लेटरिंग आर यूज्ड नाउअडेज, मतलब आज के दिनों कई प्रकार के जो लेटरिंग के स्टाइल हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। हाउ एवर अ फ्यू स्टाइल विच आर कॉमनली यूज्ड आर शॉन इन फिगर, जो फिगर नंबर 1 में दिखाए हैं वो कॉमनली यूज्ड हैं, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं उनके बारे में हम एक एक चीज़ को देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आप अगर इस क्लास को बहुत केयरफुली देखेंगे तो आपको कोई भी इससे लेकर के डाउट नहीं रहेगा। मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूँगा, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी बताऊँगा, क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, क्या चीज़ें में से स्किप करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लेटरिंग देखते हैं तो उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स की यहाँ पर लेटरिंग को ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो इन 4 टाइप में से पहला टाइप होता है गॉथिक लेटर। जो गॉथिक टाइप है, वो गॉथिक टाइप क्या होता है वो हम आगे जानेंगे इसमें। ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक ऑफ इवन विड्थ आर क्लासिफाइड एज अ गॉथिक। जो हम लेटरिंग करते हैं इसमें, तो जो लेटर की जो थिकनेस है, जो लाइन की थिकनेस है वो इवन रहेगी। तो इवन थिकनेस होने पर जो लेटर हम बोलेंगे वो गॉथिक लेटर होंगे, गॉथिक टाइप के लेटर होंगे, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। और यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्टली आपको इन चारों में से चारों के 4 विकल्प में दे दिए जाते हैं, फिर किसी एक का पूछा जाता है कि इसमें से किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया उन्होंने, चारों को विकल्प में दे दिया, और किसी एक का पूछा कि यहाँ गॉथिक टाइप का कौन सा लेटर है, तो आपको उसमें से पहचान के उसमें पिकअप करना रहेगा क्वेश्चन को। तो ये गॉथिक टाइप का लेटर हो गए, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है लाइन की वो इवन रहेगी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर रोमन लेटर, जो दूसरा टाइप है वो लेटरिंग का, वो रोमन लेटर का है। ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक एक्सीडेड और कंसिस्टेंसिंग ऑफ हैवी एंड लाइट लाइन आर क्लासिफाइड एज अ रोमन। जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर में देखने को मिल रहा है कि इस लेटर में, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए में आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक साइड का लाइन है वो पतला है, और दूसरे साइड का जो लाइन है वो बहुत मोटा है। तो वन साइड का थिन रहेगा एंड जो अपोजिट साइड है उसका थिक रहेगा, हर एक लेटर में आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज़ आपको ये पहचानने में मदद करेगी इसके कि ये लेटर रोमन है। तो इसमें केवल यही चीज़ देखना है आपको, बहुत केयरफुली इसको देखना है, और
इसमें अंदर तक देखना है कि जो इनके स्टॉक हैं लिखने के, उसमें एक लाइन पतली है, दूसरी लाइन मोटी है कि नहीं। इस चीज़ से आप रोमन लेटर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप यहाँ पर इटैलिक लेटर का आता है। इटैलिक लेटर जो रोमन लेटर होते हैं उन्हीं को, जैसे मान लीजिए ये रोमन लेटर लिखे हुआ है ए यहाँ पर, तो उस ए को अगर हम उसके एक्सिस पर, जो वर्टिकल एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो ये अभी वर्टिकली है एकदम। यहाँ अगर देखेंगे एंगल तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। और जब इस लेटर को उसके वर्टिकल एक्सिस से 15 डिग्री झुका दिया जाता है, यहाँ पर 15 डिग्री अगर इसको झुका दें तो जो लेटर बनेंगे वो इटैलिक लेटर होंगे। और यहाँ से जो एंगल बनेगा इसका वो 75 डिग्री का रहेगा। तो आपसे कभी कभी एग्जामिनर जो एंगल है वो भी पूछ लेता है कि उनको कितने एंगल पर झुका कर बनाते हैं। तो आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 15 डिग्री को इसके वर्टिकल एक्सिस से झुकाते हैं तो जो लेटर हमको प्राप्त होते हैं वो इटैलिक स्टाइल का जो लेटर है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इटैलिक, ऑल स्लैंटिंग लेटर्स आर, स्लैंटिंग मीन्स झुका हुआ, लेटर्स आर क्लासिफाइड एज अ इटैलिक, दीज मे बी फर्दर डिजिग्नेशन एज रोमन इटैलिक, गोथिक इटैलिक एंड टेक्स्ट इटैलिक। यहाँ पर ये जो तीनों जो इटैलिक को छोड़ के तीनों टाइप्स के लेटर हैं उन तीनों को भी इटैलिक स्टाइल में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गोथिक लेटर है तो गोथिक को अगर थोड़ा 15 डिग्री जो वर्टिकल एक्सिस से उससे झुका देंगे तो हमको गोथिक इटैलिक वाली स्टाइल प्राप्त होगी। उसके बाद हम अगर रोमन वाला स्टाइल है, रोमन स्टाइल को 15 डिग्री झुका देंगे तो हमको यहाँ पर क्या रोमन इटैलिक स्टाइल प्राप्त होगी। उसके बाद जो टेक्स्ट मैटर है, जो टेक्स्ट स्टाइल है लेटरिंग का, उस टेक्स्ट स्टाइल वाले लेटर को वर्टिकल एक्सिस से 15 डिग्री अगर झुका देंगे तो जो लेटर प्राप्त होगा, जो स्टाइल हमको मिलेगी वो इटैलिक टेक्स्ट जो स्टाइल है वो मिलेगी हमको। तो चलिए आगे देखते हैं हम चौथा टाइप इसका लेटरिंग का। चौथे टाइप में यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स, दिस टर्म इंक्लूड ऑल सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जर्मन टैक्स, ब्रेडली टैक्स ऑफ अदर ऑफ वेरियस ट्रेड नेम, टैक्स स्टाइल आर टू एलिजिबल फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ए लाइन एग्जामिनर पूछता है तो इसको ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए किस टाइप की लेटरिंग स्टाइल का यूज़ किया जाता है, तो आपको टेक्स्ट स्टाइल उसमें से चूज़ करना है। बाकी आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, एकदम ही डिफरेंट तीनों स्टाइल से ये लेटर है ये, तो इस स्टाइल को आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लेना है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें आगे देखते हैं इनको किस तरीके से आगे लिखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड हाइट एंड विड्थ, जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट एंड विड्थ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा तो ऐसा नहीं है कि मैं ए को इस तरीके से लिख दूं या फिर ए को इस तरीके से लिख दूं। ये जो ड्राइंग में लिखने का तरीका है वो गलत माना जाता है। इसको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आपको लेटरिंग को लिखना है, जो इंग्लिश के लेटर हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, द स्टैंडर्ड हाइट्स रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड SP 46 2003 आर इन द प्रोग्रेसिव रेशो ऑफ √2। ये √2 के रेशो में इनको लिखा जाता है। आगे देखते हैं ऐसे ही। दे आर नेमली 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 and 20 mm. The height of the lowercase letter
ये यहाँ पर दी हुई है 2.5, 3.5, 5, 7, 10 एंड 14 mm तक हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर टू स्टैंडर्ड रेशो फॉर द लाइन थिकनेस डी, दे आर स्टैंडर्ड ए एंड स्टैंडर्ड बी। इनको अगेन फर्दर दो स्टैंडर्ड में बांट दिया है सभी लेटर को। तो उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो लेटर है उसकी हाइट एंड जो विड्थ का रेशो क्या रहेगा, और जो उसकी जैसे मान लीजिए हाइट, जो भी हम लेटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए लिखा, तो ए को कितनी जो लाइन, उसका जो स्ट्रोक का थिकनेस है, जो इसकी लाइन की थिकनेस है वो कितनी रखनी है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। जैसे ये लेटर है, इसकी हाइट इतनी है तो इसका स्ट्रोक है हमने इतना रखा। अगर ये लेटर की ज़्यादा हाइट रहेगी तो हमको स्ट्रोक की थिकनेस है वो और ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो स्ट्रोक की थिकनेस है उसको किस तरीके से हम आगे देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है। जैसे स्टैंडर्ड ए में जो लाइन थिकनेस रहेगी, इसको डी से डिनोट करा है यहाँ पर, वो उसकी हाइट का 14वां भाग रहेगा, हाइट का 14th पार्ट रहेगा यहाँ पर। और इन जो स्टैंडर्ड वी, जो बी स्टैंडर्ड है इनकी लेटरिंग का, उसमें जो थिकनेस रहेगी लाइन की वो हाइट का 10वां पार्ट रहेगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज़ एकदम क्लियरली यहाँ से पूछी जा सकती है कि जो स्टैंडर्ड ये है तो उसमें लेटरिंग स्टाइल जो रहती है उसकी लाइन की थिकनेस डी वो हाइट के रेशो में कितना रखेंगे, तो उसको एच का 14वां भाग रखेंगे, हाइट का 14वां भाग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बी है, तो बी में लाइन थिकनेस है वो हाइट का 10वां भाग रखेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर लोअर केस एंड अपर केस का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जैसे एस है, एस वर्ड को हम लोअर केस में देखते हैं तो इसको वाई ई एस इस तरीके से लिखा जाएगा। अपर केस लेटर में इसको वाई ई एस, ये अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस यहाँ पर देख लेना है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें ये यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है, बस केवल एक बार आपको इसमें देख लेना है। तो द विड्थ ऑफ द डिफरेंट लेटर इन टर्म्स ऑफ डी इज एज फॉलो। तो जो उनकी लाइन की थिकनेस है उसको यहाँ पर डी से डिनोट करा है। तो डी के प्रोपोर्शनल में उनकी जो विड्थ है वो कितनी रखेंगे, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जैसे हमने हाइट से कैलकुलेट कर लिया उसकी जो लाइन थिकनेस हमने हाइट से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या देखा हुआ है कि जैसे लेटर है तो उसकी विड्थ कितनी रखेंगे हम, हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ थिकनेस हमने निकाल लिया। अब किसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जैसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, ये हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जैसे आई है वो 1D रहेगा, 1D मीन्स जितनी उसकी लाइन थिकनेस है उतनी ही उस लेटर की थिकनेस रहेगी। उसके बाद जे एंड एल के लिए 5D रहेगा, जो लाइन थिकनेस है उसका 5 गुना उसकी चौड़ाई होगी लेटर की। उसके बाद यहाँ पर सी ई एंड एफ के लिए 6D रहेगा। यहाँ पर जो लेटर लिखे हुए हैं इनके लिए 7D रहेगा। ए क्यू वी एक्स वाई इसके लिए 8D रहेगा। एम के लिए 9D रहेगा। डब्ल्यू के लिए 12D रहेगा। तो डब्ल्यू की जो थिकनेस है वो उसकी लाइन की थिकनेस का 12 गुना रहेगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको एक बार नज़र ज़रूर मार लेना है, एक बार इसको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर बहुत डीपली पूछेगा तो। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो लोअर केस लेटर एंड न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, बस जस्ट केवल देख लीजिए एक बार, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आगे देखते हैं हम, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो भी लेटरिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं। तो जैसे लेटर की हाइट है उसको एच से यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो डी है जो लाइन थिकनेस को डिनोट कर रहा है यहाँ पर उसको ये स्पेस देकर एरो हेड देकर यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये इन दोनों लाइन के बीच में कितना गैप रखना है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लेकिन हमको यहाँ ज़्यादा इसको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाएगी हमको केवल उसी को देखना है, हमको। तो आगे देखते हैं हम, जो यहाँ पर देखिए ये इटैलिक स्टाइल में लेटर लिखे हुए हैं, मैंने आपको एंगल बताया था, इस 75 डिग्री पर झुके हुए हैं। मीन्स जो वर्टिकल एक्सिस है उससे इसको 15 डिग्री झुका कर बनाया है। तो 15 डिग्री यहाँ पर इसको इंक्लाइंड करके बनाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये देखिए ये जो लेटर हैं सिंगल स्टॉक में, वो लेटर लिखने का स्टाइल दिखाया है कि इस रेशो में इन लेटरों को लिखना है। तो ये है वो 7, जो 7 है उसकी हाइट रहेगी तो उसकी अपेक्षा 5 उसका जो विड्थ है वो रहेगी। तो हाइट एंड विड्थ का यहाँ पर रेशो दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन लेटरों को लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को केवल बस आपको देख लेना है, ज़्यादा माइंड नहीं करना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये डबल स्टॉक में जो लेटर हैं उनको लिखा हुआ है और उनकी जो एक्चुअल रेशो है उसमें उनको लिखा हुआ है वहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देखते हैं हम। डायमेंशनिंग प्रैक्टिस में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एरोहेड। जो हम एरोहेड बनाते हैं तो एरोहेड बनाने की कंडीशन क्या रहती हैं, कितने टाइप के एरोहेड होते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। दीज आर थिन कंटिन्यूअस लाइन, जो डायमेंशन लाइन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि डायमेंशन लाइन क्या होती है। दीज आर थिन कंटिन्यूअस लाइन, जब हम लाइन के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें कंटिन्यूअस जो थिन लाइन है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, डायमेंशनल लाइन, जो डायमेंशनिंग लाइन है उसके रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, थिन कंटिन्यूअस लाइन टर्मिनेटेड एट एंड्स बाय एरोहेड। जब हम कोई डायमेंशनल, जैसे मान लीजिए मैंने ये ब्लॉक बनाया तो ब्लॉक की मुझे डायमेंशनिंग करनी है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन हो गई। उसके बाद उसके जो एंड होता है, एंड पर एरोहेड को बनाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें देखते हैं एरोहेड का टाइप, मेनली हमको एरोहेड पर फोकस करना है। तो यहाँ पर जो एरोहेड फर्स्ट टाइप है तो ओपन टाइप दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो लाइन हम डायमेंशनिंग करते हैं, डायमेंशनिंग लाइन में जो लाइन एरोहेड को एंड करती है ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। उसके बाद जिस पे हम डायमेंशनिंग करते हैं जिस लाइन पे, वो डायमेंशन लाइन कहलाती है। तो ये ओपन टाइप का एरोहेड वो बना हुआ है। ये दूसरा नंबर है वी एक क्लोज टाइप का, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है इससे इसको बंद कर दिया है तो क्लोज टाइप हो गया। उसके बाद सी टाइप का जो है उसमें क्लोज एंड फिल्ड, क्लोज कर दिया है उसको डार्क कर दिया है, मतलब इंक से अगर उसको भर दिया है तो क्लोज एंड फिल्ड टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ्लैट टाइप, फ्लैट एंड ऑब्लिक। जो ऑब्लिक टाइप है, ऑब्लिक में क्या करा है इन्होंने, केवल एक लाइन लगा दी है 45 डिग्री के एंगल पर। ऐसा जैसे मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है उसमें 45 डिग्री के एंगल पर ऐसी लाइन लगा दी तो ये क्लोज टाइप हो गया, सॉरी ऑब्लिक टाइप हो गया। ये यहाँ पर हमने देखा इसको। उसके बाद आता है कि एरोहेड है उसकी लेंथ एंड विड्थ, उसका रेशो क्या होता है। तो ये चीज़ हमको बहुत एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है कि लेंथ एंड उसकी विड्थ है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ को अगर W माना है, 1W माना है, सॉरी विड्थ को अगर 1W माना है तो यहाँ पर लेंथ 3W हो जाएगी। मीन्स विड्थ एंड जो लेंथ है उसका रेशो है 1:3 हो जाएगा। या फिर उसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ का रेशो 3:1 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जो जनरली हम एरो हेड बनाते हैं तो उसका एंगल है वो 15 डिग्री रहता है। और जैसे ओपन टाइप के यहाँ पर अलग अलग एंगल दिखाए हुए हैं, 90 डिग्री पर बना सकते हैं इसको, 45 डिग्री जो ऑब्लिक लाइन लगाते हैं हम तो वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद जब स्पेस नहीं रहता है एरो हेड बनाने के लिए किसी डायमेंशनिंग सिस्टम में, तो वहाँ पर केवल जो लाइन है उसके अंत में एक डॉट मार्क लगा दिया जाता है। तो उस डॉट मार्क से ही हम एरो हेड को मान लेते हैं कि एरो हेड है, क्योंकि वो डायमेंशन लाइन है उसका एंड डॉट के साथ हो रहा है तो वो डॉटेड टाइप हो गया। ए डायमेंशन लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, ए डायमेंशन लाइन में कट और क्रॉस अनदर डायमेंशन लाइन वेयर देयर इज नो अदर वे। मतलब जब कोई रास्ता अगर ना हो तो एक डायमेंशन लाइन है वो दूसरी डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर सकती है जब कोई रास्ता ना हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, डायमेंशन टू द हिडन लाइन बी अवॉइडेड। जहाँ पर अगर डायमेंशन जो हिडन लाइन होती है तो उस पे हमको डायमेंशनिंग नहीं करनी है, जैसे कि आगे हम फिगर में देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर हिडन लाइन लगी हुई हैं दो, तो इनके बीच में जो डायमेंशनिंग है वो नहीं करी है, इसको हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो लीडर लाइन है, तो लीडर लाइन आगे पूछेगा, हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो एरो हेड है, एरो हेड को जो डायमेंशन हम देते हैं उस पर वहाँ तक जो कनेक्ट करती है उस लाइन को लीडर लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लीडर लाइन इट इज थिन कंटिन्यूअस लाइन, इट कनेक्ट अ नोट और डायमेंशन विद द फीचर्स टू विच इट अप्लाइज। मीन्स जहाँ पर एरो हेड से हम शो कर रहे हैं तो उस पे जो डायमेंशन देते हैं वहाँ तक जो कनेक्ट करती है उस लाइन को हम लीडर लाइन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें टर्मिनेशन एंड ओरिजिन इंडिकेशन। ये टर्मिनेशन एंड ओरिजिन इंडिकेशन इसके बारे में देखते हैं। द साइज ऑफ द टर्मिनेशन एरोहेड ऑब्लिक स्टॉक शैल बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ड्राइंग। जैसे ड्राइंग का साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हमको एरो हेड है उसका साइज रखना चाहिए, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। उसके बाद ओनली वन स्टाइल ऑफ द एरो हेड शैल बी यूज्ड ऑन अ सिंगल ड्राइंग। जैसे मान लीजिए हमको ड्राइंग बनानी है किसी मशीन की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में, इस ड्राइंग में जैसे यहाँ पर क्लोज्ड फिल टाइप का जो एरो हेड यूज किया हुआ है, तो सारी डायमेंशन लाइन में यही एरो हेड का यूज होना चाहिए। यहाँ पर एक ड्राइंग में दो टाइप के एरो हेड का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्लोज टाइप बना दिया, उसके बाद यहाँ पर हम ओपन टाइप बना दें, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन करी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 15 से 90 डिग्री तक रहता है जो एरो हेड है उसका। दे मे बी ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड फिल्ड टाइप। ऑब्लिक स्टॉक आर ड्रॉन एज शॉर्ट लाइन। 45 डिग्री के एंगल पर हम ऑब्लिक लाइन लगाकर भी एरो हेड का काम कर सकते हैं। तो यही चीज़ बेसिकली आपको एरो हेड के बारे में यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी ए टू जेड मैंने आपको एरो हेड के बारे में डिस्कस कर दिया है। आपको इतने ही फैक्ट आपको केवल याद रखना है। आपको गारंटी से यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो फंस जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि डायमेंशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हम दो सिस्टम में करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसकी डायमेंशनिंग का एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, तो वो अलाइन सिस्टम होता है और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि डायमेंशन, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू
जो डायमेंशन है वो होती क्या है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज एन appropriate unit of measurement and indicated graphically on technical drawing with line, symbol and note। तो यहाँ पर ये बेसिकली डायमेंशन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हमको आगे देखना है डायमेंशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टाइप। तो जो डायमेंशन के हैं वो टाइप कितने हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। एक फंक्शनल डायमेंशन, एक नॉन फंक्शनल डायमेंशन और एक ऑक्सिलरी और रेफरेंस डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन क्या होती है? इट इज अ डायमेंशन दैट इज इसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस। दे आर जनरली शोन विद द लिमिट। तो यहाँ पर जो फंक्शनल डायमेंशन होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के उस भाग पर होती है जो भाग उसका वर्किंग होता है, मतलब किसी काम का होता है और कहीं ना कहीं वो इंगेज्ड होता है। जैसे कि आगे हम इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने डिनोट करा है। जैसे इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F मीन्स फंक्शनल डायमेंशन, तो यहाँ से यहाँ तक है ये जो डायमेंशन दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन दी हुई है ये फंक्शनल डायमेंशन है। तो फंक्शनल डायमेंशन मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो दी हुई है वो स्टड का वो पार्ट है जिस पर थ्रेड नहीं है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन दी है वो उसका एक नोच बना हुआ है और उस पर थ्रेड है, मीन्स जो पार्ट है इसका वो उपयोगी पार्ट है उसका, तो वहाँ पर फंक्शनल डायमेंशन करी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आता है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। इट इज अ डायमेंशन दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस। ये यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है नोस, इसका मतलब जो फंक्शन है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल डायमेंशन का यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एरोहेड से NF लिखा हुआ है, नॉन फंक्शनल डायमेंशन। उसके बाद ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑक्सिलरी डायमेंशन वो है कि जो केवल ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है, जिसका कोई ड्राइंग में महत्व नहीं होता है, जस्ट ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जो डायमेंशनिंग है उसके सिस्टम कितने होते हैं। तो डायमेंशनिंग है उसके दो सिस्टम होते हैं, एक अलाइन सिस्टम होता है और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। बस केवल हमको दोनों सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको इतने अच्छे से आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। तो आपको जो अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है इन दोनों सिस्टमों को बहुत अच्छे से समझना है। तो अलाइन सिस्टम में होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करते हैं तो इसमें जो डायमेंशन लाइन होती है उसके ऊपर ही जो वैल्यू है वो लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर डायमेंशन लाइन है तो इसके ऊपर 25.7 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल डायमेंशन लाइन पर जो नंबर है उसको अलग, मतलब उसका जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल बना दिया है, मतलब नंबर को थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है लेकिन लाइन के एग्जैक्ट ऊपर लिखा है। तो इसमें केवल यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अलाइन सिस्टम में जो डायमेंशनिंग करते हैं हम तो लाइन के ऊपर करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डायमेंशनिंग वैल्यू शैल बी प्लेस्ड पैरेलल टू देयर डायमेंशन लाइन और प्रेफरेबली नियर द मिडिल, मतलब बीच में होना चाहिए और उसके पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये डायमेंशनिंग लाइन है तो इसके पैरेलल आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये झुका के बनाया है तो ये इंक्लाइंड लाइन पर भी हमने पैरेलल लिखते हुए इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो ये अलाइन सिस्टम हो गया। अलाइन सिस्टम में केवल यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैल्यू शैल बी इंडिकेटेड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। इसको बॉटम साइड से ही, राइट हैंड साइड से हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और बॉटम साइड से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ना है तो हमको राइट हैंड साइड का बॉटम साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से पढ़ेंगे तो ये नंबर उल्टा दिखेगा, तो हमको इस साइड से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अलाइन सिस्टम हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम।
यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डायमेंशनिंग करी, तो जो डायमेंशनल वैल्यू शैल बी इंडिकेटेड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग शीट। मीन्स जब हम जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करते हैं तो यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में चाहे कहीं भी हमको ड्राइंग में वैल्यू लिखनी हो, अगर हम उस लाइन को काटना भी पड़ जाए ना, तब काट कर भी हम उसको लिखेंगे, लेकिन जो लेटर हैं, जो वैल्यू है, उसको सीधा ही लिखेंगे। तो हम इसको बॉटम साइड से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से किसी भी वैल्यू को पढ़ना है, जैसे ये इंक्लाइंड लाइन पर है तो इसको बीच में से ब्रेक कर दिया है लाइन को और यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो इसको बॉटम से आसानी से मैं इसको रीड कर सकता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको एग्जामिनर डायरेक्टली इमेज पिकअप करके वहाँ पर पेस्ट कर देगा और डायमेंशनिंग कर देगा उसकी। उसके बाद पूछेगा कि ये जो डायमेंशन है वो उसका कौन सा सिस्टम है। तो आपको अलाइन सिस्टम और यूनी डायरेक्शनल सिस्टम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको जो हमने इसमें चीज़ें देखी, जैसे कि हमने लेटरिंग और नंबरिंग के बारे में देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरो हेड उसके बारे में देखा, एक एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पर बताई। उसके बाद आपको जो डायमेंशनिंग है उसका सिस्टम बताया, एक एक चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्कस करी। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो इसमें डिस्कस करा लेक्चर में वो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, और यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो लगभग संभावना है कि जो मैंने बताया है उसी में से आएगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और उसके बाद अगर इस वीडियो में आपको जो भी सुझाव मुझे देना हो कि मुझे किस प्रकार से अपने कंटेंट में और अपनी वॉइस में सुधार करना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझसे और अधिक फ्रेंड हैं वो जुड़ सकें और उनको जो टेक्निकली सपोर्ट है वो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए स्मार्ट वे स्टडी को और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।